और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। इमरजेंसी लगाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। 3 जनवरी को एक असाधारण अधिसूचना जारी की गई। 33 जिलों के कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। किसी पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का अधिकार दिया गया है। बृजमोहन कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सरकार डर गई है। उनके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए और जिस प्रकार की उसमें उद्घोषणा की गई है वो भी आश्चर्यजनक है कि इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा कि राज्य सरकार को असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से कहते हैं, केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां ला दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से कहना चाहिए कि उन्होंने जो इमरजेंसी स्थिति को केंद्र सरकार ने लगा दी है। तो इस पर रिएक्शन भी हम लेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा सहयोगी ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, जिला प्रशासन को, कलेक्टर को अधिकार, रासुका लगाने के अधिकार और 31 मार्च तक, राजपत्र के हिसाब से मेरा ख्याल है 31 मार्च तक ये अधिकार दिए गए हैं। ममता, देखिए, बिल्कुल नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर जो बवाल मचा और उसके बाद में वहां पर जो मारपीट हुई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की कभी ये पहचान नहीं रही है। और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद में कलेक्टर्स को ये आदेश दिए गए हैं कि रासुका लगाया जाए। अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति सामने आती है और उसका अधिकार कलेक्टर्स को दिया गया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी अगर इस तरह की कोई भी कोशिश करती है, उनका आरोप है कि बीजेपी ने सब कुछ करवाया है, लोगों को उकसाया जाता है। आदिवासी समाज यहां पर कहीं भी शामिल नहीं है और भाड़े के लोगों को उकसा करके जो है इस तरह की हरकतें बीजेपी करवा रही है और उसी को लेकर अब राज्य सरकार समझ गई है आने वाले चुनाव में इस तरह की चीजें और बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनावी जो मंशा है वो बीजेपी कामयाब न हो सके। और इसी पर मोहन मरकाम जो है उन्होंने आज कहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार इस तरह की हरकतों जो चीजें हैं वो करना चाहती है। पिछले दिनों आरएसएस की जो बैठक हुई थी उसमें उनका भी एक एजेंडा यही रहा है कि किस तरह से राज्य में चूंकि मुख्य जो मुद्दे हैं उस पर नहीं लड़ सकती है, तो कैसे जो है धर्मांतरण और इस तरह से फूट डालो और शासन करो की नीति पर जो है वो चला जाए। उन्होंने उनका कहना है कि और यही सख्त हम मैसेज देना चाहते थे। चलिए, मैं आपको, ममता आप हमारे साथ बनी रहे और धनंजय सिंह ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराग अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे कि इमरजेंसी लगाने की कोशिश, कलेक्टरों को इस तरह के अधिकार, अफसरों को इस तरह के अधिकार, जी प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो पसीना आ रहा है ना, इस पर समझ में आ रहा है जो इनकी मानसिकता थी कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाना, दंगा कराने की साजिश रखना, धर्म से धर्म को लड़ाना और षड्यंत्र कर छत्तीसगढ़ के शांत माहौल को, जो बाबा साहब के संविधान पर भरोसा जो छत्तीसगढ़ करता है, जो हमारे जो बाबा घासीदास जी हैं, जो मन के एक समान के संदेश छत्तीसगढ़ में दिए हैं और जो गांधी जी की सद्भाव की जो नीतियां हैं, इसका जो विरोध करने का जो षड्यंत्र रचने काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, इसीलिए उनको पसीना आ रहा है। मैं बोलता हूँ, रासुका किस पर लगेगा? रासुका उस अपराधी के ऊपर लगेगा जो दंगा करेगा, रासुका उस अपराधी के ऊपर लगेगा जो सांप्रदायिकता भड़काकर हिंसा करेगा, रासुका उस पर लगेगा जो मनस्ता फैलाने की कोशिश करेगा और शांत धारा को अशांत करने की षड्यंत्र में शामिल रहेगा।
भाजपा को तकलीफ किस बात की है? भाजपा को किसी राजनीति करने में किसी प्रकार की मनाही है क्या किसी प्रकार की भाजपा जनता का पीड़ा है? लेकिन भाजपा का चरित्र है अपराधी तत्वों के साथ खड़े होना, आपराधिक षड्यंत्र कर रहा है, इसलिए इनके नेताओं को तकलीफ हो रहा है। और इमरजेंसी तो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल से देश में लगा के रखा हुआ है, जिसके शासन काल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों को। ठाकुर साहब, तय तो आपके कलेक्टर ही करेंगे ना कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है, कौन गलत कर रहा है? जी निश्चित तौर पर कलेक्टर कौन होता है? जिला दंडाधिकारी होता है ना, उस जिला को दंडाधिकारी का अधिकार है, उसको वो जिला दंडाधिकारी तय करेंगे ना कि वहाँ पे जिस प्रकार से वो नशा फैलाई जा रही है उसके पीछे साजिश करता कौन है। ये अधिकार तो कलेक्टरों को ही मिला हुआ है ना संविधान में, और जिला दंडाधिकारी कहलाते हुए हैं एक प्रकार से न्यायपालिका के। अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल साहब, क्या वजह है कि आपको लग रहा है इमरजेंसी की नौबत आ गई? कलेक्टर को ये अधिकार होते हैं, बतौर दंडाधिकारी ये अधिकार होते हैं, और 31 मार्च तक ये अधिकार है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जहां भी आपकी आक्रामक विपक्ष की राजनीति शुरू होती है वहां सनातन पर संकट आ जाता है। अनुराग जी, देखिए, सबसे पहले जनता को यह मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में असाधारण प्रकाशन क्या हुआ है। इसमें ये लिखते हैं कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव डालने में कोई कार्य या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है। मतलब सरकार के पास इनपुट है कि ऐसी कोई चीज हो रही है। इसके पीछे का मकसद और उद्देश्य पे बात करते हैं। 12 जुलाई 2021 में सुकमा के एसपी दिनेश शर्मा जी एक पत्र लिखते हैं अपने मातहत को, वो भी एक राजपत्रित अधिकारी हैं। वो लिखते हैं कि बस्तर में आदिवासी और परिवर्तित आदिवासियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है कि कुछ लोग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। ये सरकार उस पत्र को माखौल बना देती है, अपने ही एसपी के पत्र को। उसके बाद दिसंबर में बस्तर के कमिश्नर चुरेंद्र जी भी ऐसा ही एक पत्र जारी करते हैं सारे लोगों को, वहां के कलेक्टरों को, कि इस बात पे निगाह रखने की आवश्यकता है, परंतु सरकार को उसमें भी कोई खतरा नजर नहीं आता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मई में गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी अपने समाज में बकायदा कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने से क्या तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, हम लोग जो बच जाएंगे क्या स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। गृह मंत्री जी कहते हैं ना उस विषय पे, मतलब गृह मंत्री जी भी जान रहे थे कि प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें जबरदस्ती और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कर रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद रायपुर में थाने के सामने ईसाई मिशनरी सीना ठोक के कहते हैं धर्म परिवर्तन हमारा अधिकार है और हम करेंगे। अगर सरकार इन बातों पे संज्ञान नहीं लेती है तब सरकार को छत्तीसगढ़ में कोई भी संवैधानिक संकट, कोई भी कार्य नजर नहीं आते हैं। सांप्रदायिक मेल मिलाप में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। दिक्कत कब नजर आती है? जब एड़का में ईसाई मिशनरी लोग सामूहिक रूप से एकत्र होकर 300-400 की संख्या में हथियारबंद होकर आदिवासियों से मारपीट करते हैं। ये बात ये सरकार कभी नहीं स्वीकार करेगी कि एड़का थाने के टीआई जोशी साहब का पैर तक उस मिशनरियों ने तोड़ दिया। और जब सर्व हिंदू समाज और आदिवासी समाज इस जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोध करने के लिए खड़ा होता है, तब इनको छत्तीसगढ़ के सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक सौहार्द में खतरा नजर आता है। माननीय भूपेश बघेल जी का आप ट्वीट उठा के देखिए 21 दिसंबर का, ईसाई मिशनरी से मिलकर वो कहते हैं कि उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन बस्तर क्षेत्र में जाके वो किसी भी तरह से किसी आदिवासियों को सांत्वना नहीं देते। चलिए ठाकुर साहब, ईसाइयों को आप सांत्वना दे रहे हैं, आदिवासियों को नहीं दे रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, आपके जवाब से क्लियर माना जाए ना, आदिवासी और हिंदू इसे आप अलग अलग देख रहे हैं। एक छोटी सी बात और खत्म करने दीजिए, हाँ, एक छोटी सी बात और खत्म करने दीजिए। इसके बाद मुझे ये बताइए, जो ताकतें धर्म परिवर्तन, अवैधानिक धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती है, उनके ऊपर ये रासुका लगाने की तैयारी करते हैं। कांग्रेस का हिडन एजेंडा होगा धर्म परिवर्तन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आप इन्हें मुझे पूरा राजपत्र आपने पढ़ के बताया भाई। सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर, धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर नहीं लगेगी, आप इन्हें तो अभी पढ़कर बताया था। चलिए वक्त कम है। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ममता लगातार हमारे साथ बनी रही, ममता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं रायपुर से। WRS घोटाले के मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है। सटोरियों को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया गया था और सटोरियों के खाते से 2 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। WRS वैगन रिपेयर शॉप, यहां पर 1 करोड़ 80 लाख का गबन
सामने आया है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सरकारी पैसे उड़ाए गए हैं। खमतराई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, पड़ताल अभी जारी है। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई और नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की इस वक्त खबर मिल रही है। हेलीकॉप्टर उतरने पर नक्सलियों ने फायरिंग की। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना इलाके की जो सीमा है, यहां पर मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद नक्सलियों को भारी नुकसान भी हुआ है। मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी गई है। कोबरा बटालियन जो इस मुठभेड़ में शामिल थी, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। सत्यनारायण चांडक सुकमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट? आपको बता दूं कि ये घटना जो है कल की बताई जा रही है और ये सुकमा और बीजापुर का जो है सीमावर्ती क्षेत्र है और चूंकि ये बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र का मामला है और कल सुबह जो जानकारी मिल रही है कि ये केंद्रीय स्तर पर जो है सीआरपीएफ की एक बड़ी कार्रवाई थी, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है कोबरा के जवान उस इलाके में जो कि हिडमा का एक कोर इलाका माना जाता है, उस इलाके में जो है 3 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीआरपीएफ वो कोबरा के जवान उस इलाके में घुसे और माओवादियों पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की और दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसके दौरान जो है माओवादियों की गोलियों से जो है हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है। एक हेलीकॉप्टर सुकमा जिले के एल्मागुंडा जो कैंप है वहां पर कल जो है हेलीकॉप्टर आकर रुका है, जिसमें 3 से 4 गोलियां लगी है और उसमें जो है डीजल टैंक भी लीकेज होने की खबर है और साथ ही साथ जो है पायलट और कुछ जवानों को जो है कुछ चोटें भी आई है, जिनका इलाज जो है वहीं पर कैंप में चल रहा है। और ऐसी भी खबरें मिल रही है कि इस पूरे कार्रवाई में 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर है और 2 जो है घायल होने की भी खबर है और हालांकि स्थानीय स्तर पर जो है कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी करने से बच रहे हैं। अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन सीआरपीएफ के द्वारा एक प्रेस नोट बयान जारी किया गया है, जिसमें ये बात स्वीकार की गई है कि एक हेलीकॉप्टर के उतरते वक्त जो है जवानों को वहां पर फॉरवर्ड बेस पर जो है जवानों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उस दौरान जो है माओवादियों ने हमला किया और दोनों ओर से फायरिंग हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सूरजपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर महान नदी पर बना जो पुल है, पुराना है, ये जर्जर हो चुका है। जर्जर हालत इसकी हो चुकी है। भैंसा मुंडा के पास बने 6 दशक पुराने इस पुल के स्थान पर अब लोग नए पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। साल 2016 में भारी बारिश के कारण ये पुल डूब गया था, क्षतिग्रस्त हुआ था। अब इसी जर्जर ब्रिज से, पुल से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। सेतु विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए पुल के लिए शासन स्तर पर पहल की जा रही है, मरम्मत इसकी जल्दी कर दी जाएगी। 2016 में 15 अगस्त को ये बाढ़ आया था, जो पुलिया के ऊपर बह गया, लेकिन नीचे का सब पुलिया बह गया, यही पुलिया बाकी रह गया। अच्छा जी, तो मतलब ऐसा लगता है कि अब ये पुलिया में कभी बड़ा हादसा कुछ हो सकता है? ये पुलिया अगर तत्काल नहीं बना या दूसरा कोई नया पुलिया नहीं बना तो कभी भी इसमें बहुत बड़ा हादसा होने का संदेशा है। ऊपर का हिस्सा जो है ना बाढ़ के चक्कर क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी एक बार रिपेयरिंग कराई जा चुकी है, दोबारा रिपेयरिंग कराई की पहल की जा रही है। तो बेयरिंग सिस्टम है, उसको जो एक स्लैब की बेयरिंग जो है ना बाढ़ के कारण उतर गई है, बेयरिंग नहीं लगी है, इसलिए स्ट्रक्चर में खराबी आ रही है। सूरजपुर जिले के अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग का ये पुल महान नदी पुल है, जिसे बने हुए लगभग 55 से 60 साल हो चुके हैं और पुल फिलहाल की स्थिति में जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि अंबिकापुर बनारस मार्ग में गुजरने वाले रोजाना हजारों वाहन यहाँ से, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं और उसका बोझ ये पुल उठाए हुए है लगभग 60 सालों से। ऐसे में पुल जो फिलहाल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और विभागीय अधिकारी को माने तो पुरानी पद्धति का पुल होने के कारण इस पुल का मरम्मत भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में कार्य योजना बनाया जा रहा है नया पुल के लिए, लेकिन लगभग 2 साल से जर्जर हो चुके इस पुल को लेकर अब तक नया पुल बनाने की कार्य योजना प्रशासन तैयार नहीं कर पाया। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसे प्रशासन रोकने के लिए क्या कुछ पहल करेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी ऑफिस के पास अनशन पर बैठा एक बुजुर्ग, पुसौर तहसीलदार पर मारपीट करने के आरोप ये बुजुर्ग लगा रहा है। तहसीलदार पर मारपीट करने और उसकी स्कूटी जब्त करने के आरोप लगा रहा है। रायगढ़ एसडीएम ने मामले की जांच कराने की बात कही है और जांच में दोषी पाने पर कार्रवाई भी होगी। शाम से बैठा हूं अनशन में जी, और इसे खुले आसमान पर जी
ऐसे ही बैठा हूँ जी। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और नंदकिशोर सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगा, जी। FIR नहीं होगा, जी। तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कोई आया था रात में उठाने आपको? क्या प्रशासन से, पुलिस से कोई मिलने आया था आपको? हाँ, आए थे मिलने, पुलिस से तो आया था। क्या बोले? मेरे को बोल रहा था कि भाई ठंड में आप मत बैठिए और शरीर बिगड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है, और आपको यहाँ नहीं बैठना था, उस वक्त तहसील में बैठना था। और इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा नेता के भाई ने ASI को अगवा कर लिया। चंद्रहास इसका नाम है। ASI को अगवा करने के आरोप है। पुलिस ने पीछा कर ASI को छुड़वाया। आरोपी फरार है। नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। सायरन बजाते हुए रफ ड्राइविंग करने पर ASI ने इसे रोका। भाजपा नेता के भाई को रोक लिया। बताइए, कानून से जो ऊपर जा चुका है उसे ASI ने रोक दिया। इसके बाद अपनी गाड़ी में लेकर ये ASI को भागने लगा। जब पुलिस टीम ने पीछा किया तो फिर ये आरोपी भाग गया। तलाश शुरू कर दी गई है। गौरझामर थाने में पदस्थ है ASI रामलाल अहिरवार। सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हुए। रचित के पास आपको लिए चलेंगे। रचित, पूरा घटनाक्रम, क्या कुछ अपडेट? क्योंकि अब भाजपा नेता का भाई है तो कानून के लंबे हाथ कभी कभी छोटे भी पड़ जाते हैं जब सत्ताधारी दल की बात आती है। क्या है अपडेट इस मामले में? जी ललित, आपको बता दें कि सागर के गौरझामर थाने में जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान जो बीजेपी नेता है राजकुमार बरकौटी, उनके भाई चंद्रहास सिंह लोधी बस स्टैंड पर शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चला रहे थे। इसी को देखते हुए पुलिस चेकिंग लगाई हुई थी। इस समय यातायात को लेकर अभियान भी चल रहा है। तो उन्होंने, जो बीजेपी नेता है, उनके भाई को जब रोका तो उन्होंने गाड़ी ले जाने के लिए थाने बोला ASI ने। तो जब वो आगे की सीट पर बैठे तो उन्होंने थाने ले जाने की बजाय गाड़ी लेकर वो अपने ग्राम बरकौटी पहुंच गए और वहां जो ASI रामलाल अहिरवार है उनसे मारपीट की। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली और गौरझामर थाना प्रभारी को मिली तो वो अपनी टीम के साथ गाड़ी का पीछा किया। आरोपी ने रास्ते में ही ASI को छोड़कर और गाड़ी लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीमें बनाई हैं और आरोपी की दबिश के लिए तलाश शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रचित, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रचित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वापस छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। ज्वेलरी खरीदने के बहाने, जेवर खरीदने के बहाने पायल की चोरी कर ली गई। हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। पायल चोरी करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। शिवरी नारायण के राधेश्याम ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। शिवरी नारायण पुलिस ने इन आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। और अब ब्रेकिंग टॉप 20।